बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी डॉक्टर शो विद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के एक और प्रोग्राम के साथ खुश आमदीद। शुगर का मर्ज़ दुनिया भर में बढ़ रहा है और पाकिस्तान में भी इनके मरीज़ों में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है। इसके साथ दिल के अमराज, कोलेस्ट्रॉल, और देखा गया है कि ये सारे अमराज शुगर के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत कोरिलेट करते हैं। इसकी क्या वजह है? शुगर का मर्ज़ क्यों बढ़ रहा है? कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है? और हार्ट अटैक्स क्यों ज़्यादा होते चले जा रहे हैं? इस पे आज हम तफसील से बात करेंगे। हमारे मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर नदीम नईम, जो कि कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट कराची में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर नदीम, ये बताएं कि कोलेस्ट्रॉल और शुगर का मर्ज़ क्यों बढ़ रहा है पाकिस्तान में? देखिए, असल ना अक्सर जब मैं इस चीज़ को डिस्कस कर रहा होता हूँ तो मैं एक वर्ड बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ। उस वर्ड को हम लोग कहते हैं मेटाबेसिटी। अच्छा। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि मेटाबेसिटी क्या है? तो मेटाबेसिटी का मतलब ये है कि जैसे ही आपका वज़न बढ़ना शुरू होता है, तो वज़न बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। अच्छा। वो इंसुलिन का काम होना स्लो हो जाता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। अब उसका नुकसान क्या होता है? जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो इंसुलिन बहुत सारी क्वांटिटी में जमा हो जाता है, और वो जो इंसुलिन बहुत सारी क्वांटिटी में जमा होता है वही प्रॉब्लम पैदा कर रहा होता है। वही आपकी बॉडी में सारी की सारी जो भी शुगर मौजूद होती है उसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। अगर फीमेल्स हैं तो ओवरीज में जाके सिस्ट बनाना शुरू कर देता है। फिर वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? वो कोलेस्ट्रॉल उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को और ज़्यादा आगमेंट करता है, यानी आपका वेट बढ़ता है जिससे इंसुलिन बढ़ती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे फिर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस और ज़्यादा आगमेंट होती है और ये एक विशेष साइकिल शुरू हो जाता है। ये विशेष साइकिल आगे जाके शुगर और शुगर की कॉम्प्लिकेशन और सारी मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ का बायस बनता है। तो ये मर्ज़ पहले भी तो होता होगा, या नज़र नहीं आता, या अब कुछ ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है? बिल्कुल, पहले भी होता था, लेकिन पहले और अभी के हमारे लाइफ़स्टाइल में बहुत फ़र्क आ गया। अगर हम पहले की बात करते हैं ना, तो अक्सर वो हमारे पास मरीज़ आते हैं, वो हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे बड़े तो जो है ना वो देसी घी भी खाया करते थे और जो है वो मक्खन भी खाया करते थे और 4-4 रोटियाँ भी खाया करते थे, उन्हें तो कभी दिल का दौरा नहीं हुआ। आप हमें रोकना चाहते हैं कि हम ये भी ना खाएँ और वो भी ना खाएँ। तो मेरा जवाब उन मरीज़ों को यही होता है कि वो देसी घी खाते थे और उसके बाद फिर वो उठ के हल जोता करते थे। आप देसी घी खाते हैं और उसके बाद मोटरसाइकिल पे या अपनी गाड़ी के अंदर एसी के अंदर बैठ के घर जाते हैं और सो जाते हैं। तो ये ना बेसिकली एक सिस्टम है। आप जितनी कैलोरीज लेंगे आपको उन्हें बर्न करना पड़ेगा। अगर आप कैलोरीज बर्न नहीं करेंगे तो आपकी कैलोरीज जमा होती चली जाएंगी। जब वो जमा होती चली जाएंगी तो हम सब जानते हैं कि वो सारी कैलोरीज या वो सारा वो जहाँ पे एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है स्टोरेज फॉर्म में। उस स्टोरेज फॉर्म का नाम पहले ग्लाइकोजन होता है, फिर वो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है लिपिड्स के अंदर या कोलेस्ट्रॉल के अंदर, और फिर जब इतना सारा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो डेफिनेटली वो जाके नसों के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। वो क्या करता है? वो फिर दिल का दौरा करता है या पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ करता है या फालिज का हमला करता है। ये शुगर का मर्ज़ क्या होता है और शुगर के मरीज़ को हार्ट अटैक क्यों ज़्यादा हमने देखा है कि होता है? एग्जैक्टली जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना कि मेटाबेसिटी क्या होती है, यानी ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। पहले हम इनको अलग अलग पढ़ा करते थे, अलग अलग ट्रीट किया करते थे। हमारे पास शुगर के मरीज़ आते थे, हम कहते थे कि जी इसका HbA1c कंट्रोल कर लो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ आते थे, हम कहते थे कोलेस्ट्रॉल की दवाई दे दो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वो जो है ना वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब हम जितना ज़्यादा डीप जाते हैं हमें पता लगना शुरू हो गया है कि बेसिकली ये सारी बीमारियाँ एक ही जगह से निकल रही हैं और ये सारी बीमारियाँ एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया ना कि असल कहानी मोटापे से शुरू होती है। मोटापा हुआ, मोटापे ने इंसुलिन रेजिस्टेंस की, उसने ग्लूकोज को बढ़ाया जिससे शुगर हो गई, फिर वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया लिपिड के अंदर या कोलेस्ट्रॉल के अंदर जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया। फिर उस कोलेस्ट्रॉल ने क्या किया? उस कोलेस्ट्रॉल ने जाके दिल की नसों के अंदर जमना शुरू किया जिससे खुदा न करे हार्ट अटैक हुआ, जिससे ब्रेन के अंदर अगर जाके जमा तो स्ट्रोक हो गया, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ डेवलप हुई। फिर उस हार्ट अटैक ने क्या किया? उस हार्ट अटैक ने उस पेशेंट की मोबिलाइजेशन कम कर दी। अगर किसी का हार्ट फॉर एग्जांपल 30% या 35% काम कर रहा है तो वो मोबिलाइज नहीं हो सकेगा, चलेगा तो सांस फूलेगा, लेटेगा तो सांस फूलेगा। जब मोबिलाइजेशन कम हो गई तो ऑटोमेटिकली शुगर और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। जब शुगर और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई तो वो फिर दोबारा कोलेस्ट्रॉल को आगमेंट किया। यानी हम बेसिकली एक चीज़ को डील नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली 4 मुख्तलिफ चीज़ों को डील कर रहे हैं जिसमें शुगर है। मैं अक्सर मरीज़ों को कहता हूँ कि ये ना बेसिकली बहन भाई हैं और ये मिलकर आपका बेड़ा गर्क करते हैं। जो कॉम्प्लिकेशन शुगर करवाती है वही कॉम्प्लिकेशन ब्लड प्रेशर भी करवा सकता है, जो कॉम्प्लिकेशन ब्लड प्रेशर करवाता है वही कॉम्प्लिकेशन कोलेस्ट्रॉल करवा सकता है, और जो कॉम्प्लिकेशन कोलेस्ट्रॉल करवाता है सारी की सारी वो कॉम्प्लिकेशन आपका मोटापा करवा सकता है। यानी जो बेसिक पैथोफिजियोलॉजी शुरू हुई थी वो आपका वेट गेन करने से हुई थी, और वेट गेन आपका इस तब हुआ जब आपने जो कैलोरीज आप इंजेस्ट कर रहे थे उसकी यूटिलाइजेशन नहीं की। तो ये आपका वही सवाल दोबारा घूम फिर के आ गया कि ये सारी चीज़ें तो पहले भी होती थी, लेकिन पहले क्यों हार्ट अटैक इतने ज़्यादा नहीं थे, क्यों डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी? तो इसका जवाब है कि पहले हमने अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया हुआ था। मुझे अच्छे तरीके से याद है 80s के अंदर पाकिस्तान वाज द 3rd हेल्दीएस्ट नेशन अराउंड द वर्ल्ड।
यानी एक सर्वे हुआ था जिसमें पाकिस्तान को या साउथ ईस्ट एशिया को 3rd हेल्दीएस्ट नेशन का खिताब मिला था। और इस वक्त अगर हम IDF एटलस की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं, सब हम जानते हैं, हम हर लेक्चर में डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम शुगर की प्रेवलेंस में पहले नंबर पे हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में 3rd नंबर पे हैं। और अगर हम कंपेरेटिव प्रेवलेंस की बात कर रहे हैं, यानी टोटल पूरी दुनिया के अंदर 100 लोगों में से कितने लोगों को शुगर है, तो पूरी दुनिया में हम पहले नंबर पे। रीज़न अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि लाइफस्टाइल। अगर हम 80s में हेल्दीएस्ट नेशन थे तो लाइफस्टाइल, और हम अगर इस वक्त वर्ल्ड की प्रेवलेंस में पहले नंबर पे हैं, अगेन लाइफस्टाइल। सो ये बचपन से ही क्या ओबेसिटी को बचाना चाहिए? डेफिनेटली बचाना चाहिए, डेफिनेटली बचाना चाहिए। क्यों? अगर हाँ, अभी एक सवाल है, अक्सर जैसे हमसे सवाल ये पूछा जाता है कि जी ये बच्चा है, वो हमारी दादियाँ नानियाँ होती है ना कि वो गुगलू सा बच्चा है तो बड़ा अच्छा है। तो मेरा माशाल्लाह से 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो मैं उस बड़ी सख्त नज़र रखता हूँ। तो अक्सर इस बात के ऊपर ना मेरी अपनी मदर से भी बहस होती है। वो कहते हैं नहीं नहीं ये तुम क्या करते हो, और ये है कि इनको खाने दें और इनको मोटा होने दें। जब आप किसी चीज़ की शुरुआत ही बुरी करेंगे, जब आप किसी चीज़ की शुरुआत इस तरीके से करेंगे कि वो विशेष साइकिल जो 18 या 20 या 22 साल की उम्र में शुरू होना चाहिए वो आप 6 साल की उम्र में शुरू करवा देंगे, तो वो वहीं से चीज़ों को आगमेंट करना शुरू कर देगा। विशेष साइकिल वर्ड का मतलब होता है कि एक बुराई दूसरी बुराई को जन्म देती है, दूसरी बुराई पहली बुराई को बढ़ाती है, और फिर पहली बुराई दूसरी बुराई को बढ़ाती है। ये विशेष साइकिल कहलाता है। अगर अब 6 साल की उम्र से या 5 साल की उम्र से आपका बेटा या बेटी कोल्ड ड्रिंक ले रहा है, अब एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर हम सब जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर तकरीबन 8 चमचे चीनी के होते हैं, यानी आप 8 चमचे चीनी के क्या अपने 6 या 7 साल के बच्चे को दे सकते हैं? जवाब है नहीं। लेकिन वही आपने ब्लाइंडली उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर डले हुए और उठा के आप अपने बच्चे को कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं। तो स्कूल्स का कितना रोल है ओबेसिटी को रोकने के लिए और इसको प्रिवेंट करने के लिए? हमारे बच्चे शायद 30% ऑफ द टाइम्स स्कूल्स के अंदर ही होते हैं। स्कूल्स में ही उनको बहुत ज़्यादा ट्रेन किया जाता है, और स्कूल्स के अंदर ही सबसे ज़्यादा जंक फूड भी होते हैं। बहुत ज़्यादा मेरी इवन अपने बच्चों के स्कूल में भी ये डिस्कशन हुई कि वाई नॉट, अगर हम बैन कर दें ये सारी शुगरी ड्रिंक्स को स्कूल के अंदर, तो वाई नॉट, इससे क्या नुकसान होगा। और हम शायद उस लेवल पे पहुंचने भी वाले हैं। कुछ अच्छे स्कूल्स ने इस इनिशिएटिव को बहुत ज़्यादा सीरियस भी लिया है, और अभी हमारे पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन वेस्ट के अंदर बहुत सारे स्कूलों के अंदर शुगरी ड्रिंक्स को बैन किया जा रहा है। वजह यह है कि देखें, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं फॉर एग्जांपल, हालांकि आप होस्ट हैं, सवाल तो आपको मुझसे पूछना चाहिए, लेकिन एक पूछूं कि आप टाइप 2 डायबिटीज़ किसी भी बच्चे के अंदर या किसी भी बड़े के अंदर किस एज से एक्सपेक्ट करते हो? पहले हम एक्सपेक्ट करते थे कि 30s में, अब तो बहुत 12, 13, 14, 15 साल की एज में हम देख रहे हैं। आप 10 साल, आप खुद डॉक्टर हैं इतने सीनियर, आप देखते होंगे 10 साल 12 साल की उम्र में टाइप 2 डायबिटीज़ आ रही है। हम जब पढ़ा करते थे MBBS में, हमारे टीचर हमें बताते थे, वो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बताते थे, टाइप 2 डायबिटीज़ है 40 साल की उम्र में होगी, टाइप 1 डायबिटीज़ है 18 साल की उम्र में होगी। अब आपके पास भी 10-12 साल के बच्चे होंगे और मेरे पास भी 10-12 साल के बच्चे टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ हैं। यानी हमने अपनी इस जनरेशन को तो ख़राब किया, हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी ख़राब कर लिया। इसको हम बचा पाएँ या ना बचा पाएँ, लेकिन हमें फ्यूचर जनरेशन को बचाना है, और उसके लिए हमें इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, जैसे हम अभी बैठे कर रहे हैं। सो अगर किसी को शुगर हो गई तो अलामात क्या होती हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की? देखिए, टाइप 2 डायबिटीज़ ना 2 तरीके से प्रेजेंट करती है। जैसे कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली जब प्रेजेंट कर रही है तो 10 में से 2 मरीज़ों को टाइप 2 डायबिटीज़ की एक ख़ास किस्म होती है जिसे हम लाडा कहते हैं। लाडा का मतलब होता है लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ द एडल्ट्स, यानी कि वो टाइप 1 डायबिटीज़ का एक वेरिएंट होता है। तो 10 में से 2 मरीज़ प्रेजेंट करेंगे टिपिकल सिम्टम्स के साथ, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, वेट लॉस, वज़न गिर रहा होगा, पेशाब ज़्यादा आ रहा होगा, भूख ज़्यादा लग रही होगी, प्यास ज़्यादा लग रही होगी। ये 10 में से 2 मरीज़ होंगे, बड़ी आसानी से पिक हो जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि वो जो बाकी 8 मरीज़ हैं उनको पता भी नहीं चलता कि उनको शुगर है, क्योंकि वो टिपिकल टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं जिसमें शुगर बड़ी तेज़ी से नहीं बढ़ती। इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़रूर होती है, लेकिन इंसुलिन की जिस्म में कमी नहीं होती है। जब कमी नहीं होती है तो ये जो टिपिकल सिम्टम हम अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, इसमें से एक भी नहीं होता। पेशेंट 10-10 साल तक 300, 350 शुगर के साथ घूम रहे होते हैं। पता तब चलता है जब पेशेंट किसी आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, आंखों के पर्दे का मुआयना करवाते हैं, वो कहता है अरे पर्दा ख़राब हो रहा है। शुगर पहली दफ़ा चेक की जाती है, पता चलता है 300 आ रही है। या पैरों में जलन होना शुरू हो जाती है, पेशेंट चलता रहता है, चलो हल्की फुल्की जलन है, रात को मेहंदी लगा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ठंडे पानी में पैर डाल लिए। 3 साल बाद जब चेक की, पता चला कि शुगर 300 थी, और वो 3 साल में उसने जितना डैमेज किया था वो डैमेज कर चुकी है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि शुगर और ब्लड प्रेशर खामोश कातिल हैं, इनके सिम्टम्स का वेट ना किया जाए। तो चेक कब करना चाहिए शुगर्स को? गाइडलाइन तो ये कहती है कि अगर आपकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है, और मैं ये गाइडलाइन की बात कर रहा हूँ अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की, अगर आपकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है और आप एशियन हैं और आप ओवरवेट हैं,
मैं ओबेसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ओवरवेट होने की, यानी मोटापे से भी थोड़ा सा पहले हैं तो आपको अपनी ब्लड शुगर 10 साल की ज़्यादा उम्र से ही चेक करना शुरू कर देनी चाहिए। पहली दफ़ा 10 साल की उम्र में, उसके बाद एवरी 3 ईयर आप चेक करते रहेंगे। तो इसमें ख़ानदान में अगर किसी को शुगर है उससे ताल्लुक़ हो सकता है? बिल्कुल ताल्लुक़ होता है। हाँ, ये मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ को हम लोग इसीलिए मल्टीफैक्टोरियल कहते हैं कि इसमें एनवायरनमेंट का फैक्टर भी होता है, इसमें जेनेटिक का फैक्टर भी होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जेनेटिक्स का अपना रोल डेफिनेटली टाइप 2 डायबिटीज़ में है, लेकिन जेनेटिक्स के रोल को ऑगमेंट करने के लिए एनवायरनमेंट का सपोर्ट करना ज़रूरी होता है। हम जेनेटिक्स चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके फादर को, मदर को डायबिटीज़ है, आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके जीन्स में डायबिटीज़ है, आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वो एक स्विच मैकेनिज़्म होता है ना कि आपके जीन्स में डायबिटीज़ है और आपको उस डायबिटीज़ को बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के लिए आप अपनी एनवायरनमेंट और अपने लाइफस्टाइल को ख़राब करेंगे तो वो बाहर निकलेगी। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ही ख़राब नहीं करेंगे, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल रखेंगे, तो ऐसे भी हमारे पास मरीज़ आते हैं जिनके पूरे ख़ानदान को शुगर होती है, उन्हें नहीं होती, वो किसी और वजह से आ रहे होते हैं। और जब हम पता करते हैं जी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, एक्सरसाइज रोज़ाना जारी है, खाने पीने का ख्याल रखा जा रहा है, स्ट्रेसफुल लाइफ कम की जा रही है, एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि हम जो अपना सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब कर रहे होते हैं ना, रात को 2 बजे 3 बजे सोना है, सुबह को 12 बजे उठना है, ये बेसिकली हमारे जिस्म का एक हार्मोनल मैकेनिज़्म है। हम इसको जो उल्टा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इससे भी शुगर होने के चांस। डॉक्टर नदीम, ये बताएं कि आपने स्ट्रेस की बात की, अब स्ट्रेस को हम किस तरह कम कर सकते हैं? बहुत मुश्किल सवाल है। पाकिस्तान में रहते हुए स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है? इसमें मैं अक्सर अपने मरीज़ों को, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम सीरियसली मैं आपको बताऊं, बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट मुझे शायद सुबह से शाम तक 40 दफ़ा एंटी डिप्रेसेंट्स लिखनी पड़ती हैं। हालांकि मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूं, लेकिन स्टिल लिखनी पड़ती हैं। इतना स्ट्रेस है हमारे माशरे में, और हम एज ए डॉक्टर उसको चेंज नहीं कर सकते। ज़ाहिर हम गवर्नमेंट में नहीं हैं, हम पॉलिसी बनाने वाले नहीं हैं, हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपने मरीज़ों को एक बात ज़रूर कहता हूँ, अगर आपके स्ट्रेस लेने से आपकी लाइफस्टाइल में कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही है तो उस स्ट्रेस को लेना बंद कर दें। बैठ के ये सोचना कि जी पॉलिटिक्स में ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, मुल्क के हालात ख़राब होते जा रहे हैं और हमें पता है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो उसको लेके हम अपने आप को शुगर का मरीज़ बना लें या मेटाबॉलिक बीमारियों का मरीज़ बना लें, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। और एक्सरसाइज का कितना रोल है? एक्सरसाइज जैसे 2 चीज़ें एक दूसरे को, मैं बता रहा था ना कि 2 चीज़ें आगमेंट होती हैं कि आपने कितनी कैलोरीज ली हैं और कितनी कैलोरीज बर्न की हैं। ये इम्बैलेंस है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप कैलोरीज इवन ज़्यादा भी ले रहे हैं, हमारे पास ऐसे भी एक सवाल अक्सर आता है कि जी पुराने ज़माने के हमारे पहलवान हुआ करते थे, तो वो जो पहलवान थे वो खाया करते थे दबा के, उन्होंने 10-10 गिलास दूध के पीने हैं और देसी घी भी उठा के पी लेना और लस्सी और पता नहीं क्या, उन्हें कभी दिल का दौरा नहीं हुआ। गामा पहलवान हमारे इतने मशहूर थे, उन्हें दिल का दौरा नहीं हुआ कभी। तो उसका कैसे जवाब है? तो उसका जवाब ये था कि वो अगर इतना कुछ लिया करते थे तो वो क्या कहते हैं हम, डंडकें पीलना और इस किस्म की चीज़ें, तो वो 100-100 200-200 वो भी किया करते थे और वो वज़न भी उठाया करते थे। तो अगर आप अपना खाने को लिमिट नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा तरीका ये है कि आप यूटिलाइजेशन को बढ़ा दो। अगर आप दोनों कर रहे हो, इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं खाना नहीं छोड़ सकता, रोटियां मैंने 2 ही खानी है और मैंने हफ्ते में 1 दफ़ा जाके कढ़ाई भी खानी है। फिर मैं उसे कहता हूँ चलो ठीक है आप कर लो, आप नहीं छोड़ सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन फिर आप उसको यूटिलाइज़ करना शुरू करो। आम आदमी के लिए जिसको हम अच्छा डाइट चार्ट दे रहे होते हैं, हम कहते हैं आप हाफ एन आवर की ब्रिस्क वॉक रोज़ाना करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा खाना खाना है, मतलब ज़्यादा खाना खाना है, आप उसको 1 घंटा कर दें, वाई नॉट। 1 घंटे की एक्सरसाइज से आप अपने खाने को काउंटर कर लें। ये जो डाइट चार्ट की आपने बात की, ये जो टिपिकल डाइट चार्ट है, क्या ये फॉलो कर सकते हैं मरीज़ आसानी से? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं मरीज़ों को यही कहता हूँ कि देखो भाई, मैं मरीज़ मुझसे पूछते हैं कि जौ की रोटी खा लूँ, अच्छा वो जो एक आटा आता है जिसमें बेसन होता है, गंदम होती है, रोटी खा लो। मैं कहता हूँ बिल्कुल खा लें, लेकिन कब तक खाएंगे? सवाल तो ये है ना। अगर तो आप सारी ज़िंदगी खा सकते हैं तो इससे बेहतर तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नहीं खा सकते तो आप इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, आप वही रोटी खाएं जो आप खाना चाहते हैं, आटे की, नॉर्मल चक्की के आटे की। उस रोटी के ऊपर मुझे अपनी शुगर कंट्रोल करने दें, बस क्वांटिटी को कम रखें। दूसरा हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हम लोगों ने, इवन हमारे न्यूट्रिशनिस्ट भी, उन लोगों ने एक वो टेम्पलेट बना लिया है, हर पेशेंट को वो टेम्पलेट देते रहते हैं, ये करना है, इस बजे इतने बजे ये खाना है, इतने बजे ये खाना है, इतने बजे ये खाना है, दे के बंद करके रवाना कर देते हैं। अब वो पेशेंट जो उठता सुबह 10 बजे, जो रात की जॉब करता है, उस पर वो टेम्पलेट कैसे फिट आएगा? आप कितनी भी कोशिश कर लें, वो 10 से पहले नहीं उठेगा। एक पेशेंट है जो 12 बजे उठता है, वो आप जो भी जोर लगा लें नहीं उठेगा। तो हर पेशेंट में इंडिविजुअलाइजेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल है, बहुत अच्छी बात है। अगर अवेलेबल नहीं है तो हम डॉक्टर हैं, और जैसे मुल्क के हालात हैं, शायद हमारे में से कोई, मेरा ख्याल है 5% डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट को अफोर्ड कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। यू आर द डॉक्टर, यू आर द न्यूट्रिशनिस्ट।
आपको खुद अपने पेशेंट का पता होना चाहिए। आप एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, आपने सारी ज़िंदगी डायबिटीज़ को पढ़ा है या हार्मोन्स को पढ़ा है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। और थोड़ी सी रिसर्च से आप इवन एक्सपर्ट भी हो सकते हो कि आपके पेशेंट को कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, किस वक्त कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है और किस वक्त उसका डाइट चार्ट शुरू करना है। तो दोनों मिलके पेशेंट के साथ डिस्कशन करके आप व्हाई नॉट एक ऐसा डाइट चार्ट बना सकते हो जो पेशेंट ईजिली फॉलो भी कर सके और शुगर भी ना बढ़े। डॉक्टर नदीम, ये बताएं कि शुगर के मरीज़ हार्ट अटैक से किस तरह बच सकते हैं? इसका अगर मैं एक लाइन में जवाब दूं तो मेरा जवाब होगा शुगर कंट्रोल करके। अच्छा। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन शुगर के मरीजों में शुगर को कंट्रोल करना ही होता है। ठीक है। दूसरी लाइन में जवाब क्या है? शुगर के साथ कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके। तीसरी लाइन में जवाब क्या है? शुगर को उन मेडिसिन से कंट्रोल करके जो दिल के दौरे से बचाती हैं। ये 3 चीज़ें हो गई हैं। पहले आज से 10 साल 15 साल पहले सिर्फ शुगर के कंट्रोल का कॉन्सेप्ट था। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट आया कि शुगर के साथ जो बाकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, इसको कंट्रोल करना है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया है कि ये चीज़ें तो करनी है, इसके साथ आपने मेडिसिन वो देनी है जो मेडिसिन चीज़ों को ख़राब नहीं कर रही। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मेडिसिन ऐसी आती हैं जो वेट गेन करवाती हैं। अब अगर आप अपने पेशेंट का HbA1c 6.5 भी लेके आ जाएं, लेकिन वो हर 3 महीने में 3 किलो वेट गेन करके आ रहा है और पता चले कि 6 या 8 या 10 महीने के बाद वही पेशेंट जो आपके पास 80 kg के साथ आया था, आपने उसकी शुगर कंट्रोल रखी हुई है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखा हुआ है, लेकिन वेट उसका 110 kg हो गया, तो आप बेसिक पैथोफिजियोलॉजी के अगेंस्ट चले गए, क्योंकि बेसिक पैथोफिजियोलॉजी तो शुगर ही थी ना। तो उस ज़माने में, जिस ज़माने में मेडिकेशन अवेलेबल नहीं थी जो वेट लॉस करवाती थी या कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन करवाती थी, उस ज़माने में ये प्रैक्टिस एक्सेप्टेबल थी। क्या ये पाकिस्तान में दवाइयाँ आम आदमी ख़रीद सकता है? क्योंकि और चीज़ें भी हैं, ये जो कार्डियो प्रोटेक्टिव आप दवाइयों की बात कर रहे हैं, उसमें कोई सादा दवाइयाँ भी हैं या बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, इसमें हम लोग काफ़ी लकी हैं। किस लिहाज से लकी हैं कि वही मेडिकेशन जो वेस्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अवेलेबल है, जिसे हम SGLT2 इनहिबिटर कहते हैं, वो पाकिस्तान में सस्ती उसमें प्राइस के अंदर अवेलेबल है। तो एक लिहाज से हम लोग लकी हैं। वही मेडिकेशन GLP-1 एनालॉग जो शायद US के अंदर शायद कोई 1.5 या पौने 2 लाख रुपए का एक महीने का कोर्स बनता है, थैंक्स टू सम एक्सटेंट आवर गवर्नमेंट और ड्रैप और ये जो फार्मा कंपनीज होती हैं, कि वो मेडिकेशन शायद 12-14 हज़ार रुपये मंथली में अवेलेबल हैं। आपका सवाल कि क्या लोग अफोर्ड कर सकते हैं? स्टिल मेजॉरिटी लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें लेनी चाहिए, पहली बात। और दूसरा, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, अगेन मैं फिर घूम फिर के वहीं आ जाता हूँ कि एटलीस्ट वो आधे घंटे की एक्सरसाइज अफोर्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट वो लिमिटेशन ऑफ कैलोरीज अफोर्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट वो जो चीज़ें नुकसान पहुँचा रही हैं जैसे सिगरेट स्मोकिंग हो गई, जंक फूड हो गया, उसकी लिमिटेशन अफोर्ड कर सकते हैं। ये जो हार्ट अटैक होता है, शुगर के मरीज़ों को पता ही नहीं चलता कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है। हाँ, इसका एक रीज़न है। देखिए, यूजुअली शुगर की कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक मेजर कॉम्प्लिकेशन आती है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी वर्ड का मतलब होता है कि आपके जिस्म की नसें जिनका काम सेंस करना है वो अपना काम छोड़ जाती हैं। तो अगर शुगर का कोई मरीज़ लॉन्ग टर्म में होता है जिसकी शुगर अनकंट्रोल होती है, तो उसमें न्यूरोपैथी डेवलप होती है, चाहे वो बॉडी की न्यूरोपैथी है, हाथों पैरों की न्यूरोपैथी है या ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है। तो जो ज़ाहिर बात है, पेन का मतलब होता है सेंस करना। तो जब भी आपको हार्ट अटैक हो रहा होता है तो पेन होता है, वो पेन नर्व्स लेके जा रही होती हैं। लेकिन शुगर का मरीज़ जिसकी नर्व्स काम ही नहीं कर रही हैं, तो उसके अगर पैर में ज़ख्म भी बनेगा उसे पता नहीं चलेगा, उसे दिल का दौरा होगा उसे पता नहीं चलेगा। तो बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती हैं जो शुगर के मरीज़ के अंदर खामोशी से हो जाती हैं। पता तब चलता है जब बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो चुकी। तो किस तरह उसको पता चले? और आपके रेगुलर चेकअप कराना चाहिए? डेफिनेटली रेगुलर चेकअप कराने चाहिए। स्क्रीनिंग होती है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की, ईयरली स्क्रीनिंग फुट की होती है, आइज़ की स्क्रीनिंग होती है, कार्डियोवैस्कुलर पैरामीटर्स की स्क्रीनिंग होती है। आजकल तो बहुत सारे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत सारे कैल्शियम टेस्ट आ गए हैं जो आपकी ब्लड वेसल के अंदर कैल्शियम की मिकदार को कर सकें, ना अफोर्ड कर सकें, तो मैं फिर वहीं आ जाता हूँ कि अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तब आती हैं जब आप चीज़ों को अनकंट्रोल करते हो। अगर आप चीज़ों को कंट्रोल रखते हो तो शायद स्क्रीनिंग का वर्ड ही ना आए। अगर आपकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल है, आपका वेट बहुत अच्छा कंट्रोल है, कॉम्प्लिकेशन कोई डेवलप नहीं होने दे रहे हैं, आप हाफ एन आवर की एक्सरसाइज करते हैं, डाइट आपने बहुत अच्छी रखी हुई है, तो मे भी पॉसिबल है कि आपको स्क्रीनिंग की नीड ही ना पड़े। गाइडलाइन कहती है कि आपने करनी है, लेकिन मेरा एक पेशेंट जो 6.5 की HbA1c के साथ घूम रहा होता है, वेट बड़ा अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल उसका सिर्फ हम LDL करवाते हैं जो 200-250 रुपये का हो जाता है, बहुत अच्छा होता है, तो ज़रूरी नहीं होता कि मैं उसे हर साल रेटाइनोपैथी की स्क्रीनिंग के लिए भेजूँ। हो सकता है मैं 2 साल के बाद भेजूँ। वी आर दी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हम आपके शुगर के डॉक्टर हैं और हम चीज़ों को इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। गाइडलाइन में चीज़ें लिखी होती हैं लेकिन वो जनरल होती हैं। हम एज ए डॉक्टर उन जनरल चीज़ों को इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं, पेशेंट के पैसे बचा सकते हैं। इंसुलिन का क्या रोल है शुगर कंट्रोल में? बहुत सारे मरीज़ों को खौफ होता है कि इंसुलिन नहीं लगाना डॉक्टर साहब।
देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। इंसुलिन एक ही वक्त में दुनिया की सबसे अच्छी मेडिकेशन भी है और एक ही वक्त में दुनिया की सबसे बुरी मेडिकेशन भी है। एवरी पेशेंट इज़ अ डिफरेंट पेशेंट। अगर आप 70s में ये सवाल पूछते मुझसे तो मेरा जवाब होता कि शायद इंसुलिन दुनिया की सबसे अच्छी मेडिकेशन है। लेकिन अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो हर गाइडलाइन के अंदर इंसुलिन बहुत नीचे चली गई है। उसका एक ही रीज़न है, इंसुलिन वेट गेन करवाती है। और हमने कहानी शुरू की थी वेट गेन से, शुगर वेट गेन से हुई थी। और हम किसी भी मरीज़ को काउंसल कर रहे हैं कि आपकी सबसे अच्छी मेडिकेशन वेट गेन करवाती है, तो हम बैक ऑफ द माइंड में खुद सोचें कि शायद ये हमारा माइंड ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन एक ऐसा पेशेंट जिसमें इंसुलिन डिफिशिएंसी है, जो मैं बात कर रहा था ना कि 10 में से 2 मरीज़ लाडा के होते हैं, उनके जिस्म में इंसुलिन है ही नहीं। तो अगर आपके जिस्म में इंसुलिन है ही नहीं तो फिर इंसुलिन के अलावा कोई हल ही नहीं। और हमल के दौरान जो शुगर होती है, गेस्ट्रेशनल डायबिटीज़, उसमें इंसुलिन का क्या? बिल्कुल, देखें हमल के दौरान शुगर में हमारी सारी की सारी ड्रग्स कंट्राइंडिकेटेड हो जाती हैं सिवाय मेटफॉर्मिन के। मेटफॉर्मिन पे प्लस माइनस चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन मेटफॉर्मिन पे बहुत सारी स्टडीज़ आई हैं जो हमें कहती हैं कि आप दे सकते हैं। तो अगर गेस्टेशनल डायबिटीज़ आपकी डाइट से कंट्रोल्ड है, ठीक है, वेल एंड गुड, कंटिन्यू करें। नहीं कंट्रोल, मेटफॉर्मिन ऐड करते हैं हम लोग। लेकिन अगर उससे भी नहीं कंट्रोल तो प्रेगनेंसी में अगर मैं कहूँ कि सबसे बेस्ट इंसुलिन है तो इसमें कोई शक नहीं होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में सब की सब मेडिकेशन नहीं दी जा सकती हैं सिवाय इंसुलिन के और मेटफॉर्मिन। और ये प्रेगनेंसी में शुगर की क्या वजह हो सकती है? बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है प्रेगनेंसी? बिल्कुल बढ़ रहा है। जो रीज़न नॉर्मल शुगर का है वही रीज़न प्रेगनेंसी में शुगर का भी है। रीज़न प्रेगनेंसी में हम क्यों 24 से 28वें हफ्ते के दरमियान टेस्ट कराते हैं, क्योंकि 24वें से 28वें हफ्ते के दरमियान कुछ जिस्म में ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं कि जिन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं भी होती उन लोगों में डेवलप हो जाती है। अच्छा, जिन लोगों में ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस थी, ज़ाहिर सी बात है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब और ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो जो फिक्स पैरामीटर है ना हमारे कि शुगर इस रेंज को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, वो उस रेंज को क्रॉस करने लगती है। तो जब क्रॉस करने लगती है तो बेबी को डैमेज होता है और हम कहते हैं कि पेशेंट को गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। यानी गेस्टेशनल डायबिटीज़ बेसिकली हो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से रही है, जो हर किसी में होती है। लेकिन जिन लोगों में ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस थी उन लोगों के अंदर वो डायबिटीज़ के पैरामीटर में आ जाती है। आपने डॉक्टर नदीम बात की फालिज की। शुगर के मरीज़ों को फालिज के अटैक्स क्यों हो रहे होते हैं? देखें इन सारे ये जो भी ना हम लोग इन चीज़ों को कहते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ या एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़, जिसके अंदर स्ट्रोक आ जाता है, जिसमें पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ आ जाती है, पैरों की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर पैरों की उंगलियां काली होना शुरू हो जाती हैं और जिसके अंदर फालिज का हमला आ जाता है। तो जो रीज़न हार्ट अटैक का है डायबिटीज़ के अंदर, वही रीज़न फालिज के हमले का है, वही रीज़न पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़। फालिज किस तरह पता चलता है कि एक मरीज़ को फालिज हो रहा है? फालिज दो तरह का होता है, एक को हम लोग कहते हैं इन्फाक्टिव स्ट्रोक और एक को कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। यूजुअली डायबिटीज़ के अंदर जिस चीज़ का ज़्यादा प्रेवलेंस हो जाती है वो इन्फाक्टिव स्ट्रोक होता है, यानी आपकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं। ये फालिज की आपने बात की, स्ट्रोक और शुगर का क्या ताल्लुक है आपस में? देखिए फालिज जिस तरीके से, जिस वजह से दिल का दौरा पड़ रहा है, जिस वजह से पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ हो रही है, पैरों की नसें ब्लॉक हो रही हैं, पैरों में ज़ख्म बन रहे हैं, वो सारी वजह को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि आपकी नसों में कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मेजर रीज़न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि शुगर है। तो वही अगर आपकी नसें ब्रेन की होंगी तो फालिज का हमला करवाएंगी। हम उसको स्पेशली, इसका नाम इन्फाक्टिव स्ट्रोक कहा जाता है, यानी कि दिमाग की नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से फालिज का हमला हो जाना। अलामात क्या होती हैं फालिज की? देखिए फालिज की अलामत डिफरेंट होती हैं। ब्रेन के मुख्तलिफ एरियाज़ होते हैं और हर एरिया का फालिज डिफरेंट होता है। ऐसा हो सकता है कि आपको जिस्म का कोई भी एक हिस्सा सुन होना शुरू हो जाए, जिस्म का कोई भी एक हिस्सा कमज़ोर होना शुरू हो जाए, आप बोल ना पाएँ, आपको समझ में तो आ रहा हो लेकिन आप बोल ना पा रहे हो, या फिर आपको समझ में ना आ रहा हो और आप बोले जा रहे हो। ये जिस्म के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, ब्रेन के मुख्तलिफ एरियाज़ का आप ऐसे समझ लें कि रिफ्लेक्शन होता है। बोलने का एरिया अलग है, सुनने का एरिया अलग है, महसूस करने का एरिया अलग है और मूवमेंट करने का एरिया अलग है। और उसमें से जो एरिया इफेक्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर वो एरिया इफेक्ट होता है मोटर एरिया, यानी कि आप मूवमेंट आपकी अचानक से रुक कमज़ोरी हो जाती है जिस्म के एक हिस्से की, स्पेसिफिकली जिस्म के एक खास वाले हिस्से की, यानी एक साइड वाले हिस्से की। बोलने का एरिया, ब्रोका एरिया हम कहते हैं, जब वो इफेक्ट होता है तो आपका बोलना रुक जाता है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ कमज़ोरियाँ होती हैं, जिसे हम यूजुअली कहा जाता है कि स्ट्रोक बेसिकली आपको फ़ौरन ही पता चल जाता है, दिल के दौरे की तरह नहीं होता। जैसे दिल का दौरा खामोशी से भी हो जाता है, स्ट्रोक फ़ौरन पता चल जाए कि होने वाला है। और अगर इसमें से कुछ हो रहा हो तो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि अगर आप फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच जाएं विद इन अ सर्टेन टाइम लिमिट, तो वहाँ पे जो क्लॉट बन गया वो क्लॉट रिमूव भी किया जाए। आपने पाँव के ज़ख़म का जिक्र किया, ये किस तरह होते हैं शुगर के मरीज़ों में? देखिए शुगर के मरीज़ों में दो तरीके से पाँव के ज़ख़म होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं न्यूरोपैथिक और एक को हम लोग कहते हैं वेस्कुलोपैथिक या इस्कीमिक। न्यूरोपैथिक का मतलब ये है कि आपके पाँव की नसें कमज़ोर हो चुकी हैं, आप फील नहीं कर पा रहे हैं। जब आप फील नहीं कर पाते तो होता ये है कि आप किसी कांटे के ऊपर चले गए या आप किसी गर्म फर्श के ऊपर चले गए, आपको पता ही नहीं चला। नॉर्मली अगर मैं किसी कांटे के ऊपर पाँव रखूँगा तो फ़ौरन उठा लूँगा, या गर्म फर्श पर रखूँगा तो उठा लूँगा, क्योंकि मैं फ़ील कर पाता हूँ। शुगर का मरीज़ फ़ील नहीं कर पाएगा तो वो वहीं पाँव रखा रखेगा।
तो उस गर्म फर्श के ऊपर या उस गर्म एरिया के ऊपर उसका पाँव जलना शुरू हो जाएगा। उसे पता तब चलेगा जब काफ़ी जल चुका होगा। अब वो हो तो गया, अब वो न्यूरोपैथिक हो गया, लेकिन अगर उसको न्यूरोपैथी डेवलप हुई है तो इसका मतलब है टू सम एक्सटेंट ब्लड वेसल्स भी कमज़ोर होंगी, वहाँ ब्लड सप्लाई भी वीक होगी। तो एक तो पहले न्यूरोपैथी की वजह से ज़ख्म डेवलप हो गया, फिर ब्लड वेसल्स भी पूरी ब्लड सप्लाई नहीं दे पा रही हैं, तो ब्लड सप्लाई नहीं आ रही है तो हीलिंग नहीं हो सकेगी और बड़ी तेज़ी से शुगर के मरीज़ के पाँव का ज़ख्म ख़राब होना शुरू हो जाता है। यही रीज़न है कि हम जब अपने पेशेंट को एजुकेट करते हैं तो बाकी चीज़ें एक तरफ, एटलीस्ट जो मेरा अपना डाइट चार्ट और एजुकेशन चार्ट होता है उसके अंदर 2 पेजेस सिर्फ पाँव के ज़ख्म से बचने के भरे हुए हैं। तो बीइंग एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हमारी पूरी कोशिश होती है कि अपने मरीज़ों को फुट के हवाले से बहुत ज़्यादा एजुकेट करें कि ज़रा सा भी अगर उन्हें कोई फंगस नज़र आ रही है, कोई ज़ख्म नज़र आ रहा है या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही है तो उन्हें फ़ौरन पता चल जाए और वो अपने डॉक्टर के पास। डॉक्टर नदीम, आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए कोई पैगाम दें कि किस तरह शुगर के मरीज़ों को अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक से बचना चाहिए? देखिए, मैं इसमें सिर्फ 2 बातें कहना चाहूँगा, बिल्कुल लास्ट मैसेज है तो सिर्फ 2 बातें, लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करेंगे और उस लेवल पे लेके जाएंगे जो हम आज से 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले थे, और आप एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल में लेके आएंगे, तो ना सिर्फ आप बल्कि आगे आपकी फ्यूचर जनरेशन भी इस मुजीमर से बची रहेंगी। डॉक्टर नदीम नईम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का। आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसे कि आपने सुना, डॉक्टर नदीम नईम ने बताया कि अपनी लाइफ को सिंपल रखें, वॉक, डाइट और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि शुगर की पेचीदगियों से बच सकें और शुगर हो ही ना, इस तरह ज़िंदगी गुजारें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।